नमस्कार, मेरा नाम है अडिक खन्ना। इस समय उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में है। हमारे बगल में दो युवा साथी हैं, एनएसयूआई के हैं, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि कांग्रेस की स्टूडेंट विंग है। अभी 2 दिन पहले एक ट्रेंड चल रहा था ट्विटर पे, वो था इलाहाबाद स्टूडेंट यूनियन को लेके, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को लेके। काफ़ी कच्ची उम्र के हम तीनों हैं, ये दोनों भी बहुत कच्ची उम्र के हैं। इनसे पूछते हैं कि ये राजनीति में क्यों आना चाहते हैं, क्या मकसद है। और जो छात्र मतलब जब कोई क्रांति भगत सिंह जैसी करता है भारत में, आजकल सरकारों को बड़ी दिक्कत होती है कि भाई साहब ये ना करो, ये नहीं होना चाहिए। तो मैं इन्हीं दोनों से पूछता हूँ, इन्हीं दोनों के बारे में जानता हूँ, इनके नाम ये क्या है, पद वद भी मिला होगा भैया, और राजनीति क्यों करनी है, घर वाले भी क्या बोलते हैं, और जो कल मामला हुआ उसके बारे में भी जानते हैं। और कांग्रेस के मतलब ये क्यों कांग्रेस ज्वाइन करना है, एस्पिरेशनल रोल क्या है इनका कांग्रेस में, ये भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम विशाल सिंह है और मैं एनएसवाई का यूनिट प्रेसिडेंट हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में। अच्छा, ये बताइए विशाल, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में घटना हुई उसको आप कैसे देखते हैं? मतलब एनएसयूआई के ही वो थे और मार दिया गया, गोली चल गई, बारूद चल गई, सिर्फ एक चुनाव को लेके 400% की फीस वृद्धि हो गई। और इमरान प्रताप गनी ने भी राज्यसभा में बोला, और भी बहुत सारे सांसद थे, उन्होंने बोला। आपको क्या लगता है, मतलब ये जो सरकार है ये कैसी सरकार है? देखिए, सबसे पहले तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय और भारत के मान लीजिए जितने भी तमाम विश्वविद्यालय में जो भी घटनाएं हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सरकार की मानसिकता एक बेसिक एजुकेशन को ख़त्म करने की है। वो एजुकेशन क्यों ख़त्म करना चाहते हैं? वो एजुकेशन इसलिए ख़त्म करना चाहते हैं कि ताकि जो आया हुआ युवा वर्ग है, जो पढ़ा लिखा युवा वर्ग है, वो उनसे सवाल ना पूछ सके। अगर आप किसी से सवाल नहीं पूछेंगे तो आपको उसका जवाब नहीं मिलेगा और वो अंधकार में आप गूंगी बहरी जनता समझ के अपना काम करते रहेंगे। तो छात्र, और जिस तरीके से आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं कि जिन पे हमला हुआ वो बहुत वरिष्ठ पूर्व छात्र नेता रहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय पे, विवेकानंद पाठक जी। वो इस समय हाल ही में कांग्रेस प्रदेश सचिव है यूपी कांग्रेस के। उन पर हुए हमला की मैं कड़ी निंदा करता हूं। और ये जो हमला हुआ है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक इलाहाबाद एक बहुत गौरवशाली उसका इतिहास रहा है। जब से वो विश्वविद्यालय बना है उसके जन्म से लेके अनंत से भी आगे तक एक बहुत इतिहास रहा है। प्रेमचंद से लेके नेहरू से लेके विश्वनाथ प्रसाद से लेके चंद्रशेखर जी जैसे, महादेवी वर्मा से लेके तमाम बड़े लोग निकले हैं जो भारत को एक शेप देने का काम किए हैं, भारत को आगे बढ़ाने का काम किए, भारत को एक बनाने का काम किए हैं। और जो भारत हम देखते हैं कि जो भारत उस समय बना है उसको कहीं ना कहीं ये जो भाजपाई है, भाजपा की जो सरकार है, उसको बिगाड़ने, उसको एक डिमोट करने का काम, एक डी-शेप करने का काम कर रही है। और वो काम ये 3-4 बखूबी स्टेप्स है उसमें कर रही है। पहला, एजुकेशन को ख़त्म करके। एजुकेशन को अब कैसे ख़त्म कर रही है? फीस वृद्धि करके। छात्र संघ के जो चुनाव होते हैं, एक लोकतांत्रिक आवाज़ होती है, एक जो छात्र संघ एक नर्सरी होती है, उसको ख़त्म करके। उसके बाद सेल्फ फाइनेंस कोर्स यानी रेगुलर सीट्स, जो सरकारी रेगुलर सीट्स होती है उसको हटा के उसके बदले जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स जो यूनिवर्सिटी अपने फंड पे चलाती है उनको लागू कर रही है। उसमें देखी जा रही है तमाम 4, 5, 6, 7, 8, 10 बड़े कोर्सेज में इतनी लमसम रेगुलर सीट होंगी और 80-90 आपकी सेल्फ फाइनेंस सीट होगी। तो जो गरीब तबके का छात्र होगा, जो बहुत गांव देहात से आया होगा, वो जानता होगा कि उनके जब पिताजी 1 कुंटल, 2 कुंटल, 3 कुंटल जब गेहूं बेचते हैं तब उनको कितना हिसाब से पैसा देना होता है, अपना घर परिवार चलाना होता है। उसके बाद यहाँ छात्र अपना उस पैसों में अपना फीस जमा करने के बाद पढ़ाई करता है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बुर्जुआ वर्ग को इससे फर्क नहीं पड़ता है, आम छात्र को फर्क पड़ता है। और आम छात्र को अगर फर्क पड़ता है तो अगर आम छात्र पे अगर जुल्म भी किया जाएगा तो रोड पे उतरेगा, और रोड पे उतरेगा तो वो सवाल सरकार से यही करेगा कि क्यों आप मेरी रोजी रोटी खा रहे हैं, क्यों आप मेरी पढ़ाई खा रहे हैं, क्यों आप मेरा छात्र संघ चुनाव खा रहे हैं। आपको जब हमने अधिकार दिया था रोजी रोटी कपड़ा मकान के लिए, तो आपको ये अधिकार हम नहीं देते हैं कि आप हमारे ये सब चीज़ छीनिए हमसे। आपको वोट दिया हमने एक खूबसूरत लोकतंत्र बनाने के लिए, भारत को अच्छे निर्माण करने के लिए। आपको इस चीज़ का कोई अधिकार और हक नहीं है कि आप यहाँ आम आदमी और आम छात्र का खून निचोड़िए और उसको पीजिए।
तो जिस तरीके से लगातार कैंपस को एक डेमोक्रेटिक स्पेस के तौर पे ख़त्म किया जा रहा है, लगातार कैंपस में बर्बरतापूर्वक, अभी मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय की घटना बताता हूँ आपको कि हम लोगों ने कल प्रॉक्टर का इस्तीफा की मांग की। कल हम लोगों ने बढ़ चढ़ के एक आंदोलन किया, भारी आंदोलन किया। उसमें हमारा छात्र संघ जो मूलभूत मुद्दा है उसकी बहाली की मांग की थी। और हमारे विश्वविद्यालय में अभी उससे 2 दिन पहले रात 12 बजे लमसम लाठीचार्ज की गई थी हॉस्टल में। तो मैं पूछना चाहता हूँ, आप ये बताइए कि छात्र लाठी मार रहे हैं, आप अगर छात्र रात में अपना आईडी कार्ड नहीं दिखा पा रहा है तो आप उस पर लाठी चार्ज कर दे रहे हैं। आपको ये अधिकार किसने दिया है? पुलिस को ये अधिकार किसने दिया है? ये सवाल आज अगर सरकार पूछता है तो उस पर मुकदमे लाद दिए जाते हैं, उसको जेल भेज दिया जाता है, कहा जाता है तुम राजनीति कर रहे हो, तुम गुंडे हो। मैं बताना चाहता हूं कि अगर सरकार गुंडा बनाना चाहती है और लोकतंत्र को अगर बचाना गुंडागर्दी है तो हम उस गुंडागर्दी को एक्सेप्ट करते हैं और हम वो चीज़ करेंगे। अगर रोड पे उतरना हमारे हक को ख़त्म किया जा रहा है और रोड पे उतरना अगर हमारा लोकतंत्र और संविधान बच रहा है तो हमें रोड पे उतरेंगे, दिन रात बैठेंगे, बिना खाए पिए बैठेंगे, मगर तब तक वहाँ से नहीं उठेंगे जब तक ये सरकार जवाब ना दे दे कि ऐसा वो क्यों कर रही है, उनकी तानाशाही मंशा क्यों है। इतिहास में बहुत अच्छे अच्छे लोग इस सब मंशा जो तानाशाही की मंशा से दर्ज है, जैसे कि हिटलर, मुसोलिनी, इन सब ने भी कहा था। हिटलर ने कहा था कि मैं जर्मनी को शेप कर रहा हूँ, आपका स्वाभिमान वापस दिला रहा हूँ। आज मोदी जी भी वही कर रहे हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं उनको बरगलाने का काम कर रहे हैं, उनको भड़काने का काम कर रहे हैं, ये कह के कि मैं आपका धर्म आपको लौटा रहा हूँ जो पूर्व में ख़त्म किया गया था, मैं इंडिया को शेप करने का काम कर रहा हूँ। देखिए, ये कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत है और समस्या है। ये पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग समझ रहे हैं, हमें समझाना उनको है जो इस चीज़ से नहीं दूर भाग रहे हैं और इस चीज़ को नहीं समझना चाहते हैं कि अगर राम मंदिर बनता है, राम मंदिर की बात होती है तो हम उस मंदिर में जाके अपने अच्छे भविष्य की ही मंगलमय कामना करेंगे कि हमारा भविष्य अच्छा रहे, हमको रोजगार मिले अच्छा। अगर वो चीज़ नहीं मिल रहा है तो हमें कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत है कि आप मंदिर पे वोट कर रहे हैं और हमारे रोजगार को खा रहे हैं। इससे हमें दिक्कत है और इस सवाल का हमें जवाब चाहिए। तो जिस तरीके से घटनाएं और तमाम कैंपस में गतिविधियां हो रही हैं ख़त्म करने का, ये साफ साफ एक इनकी तानाशाही दर्शाता है और इस तानाशाही की कहीं ना कहीं मैं बड़ी निंदा करता हूं। और आने वाले समय में मैं बता देना चाहता हूं कि जितने भी छात्र आज लाठीचार्ज हो रहा है, मुकदमे झेल रहे हैं, जेल जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सब एक समय एकजुट होके इस सरकार को गिराने का काम भी करेंगे। तो भाई देखो, भगत सिंह अब नहीं बनाना चाहते, अब सरकार चाहती भगत सिंह कोई ना बने, वरना क्या पता सत्ता चली जाए। मतलब वो विरोध देखिए, उस समय तो अंग्रेज का शासन था, ना लालच थी ना मोह थी। भगत सिंह ने कहा ब्रिटिश हुकूमत को हटा देंगे और हटा भी दिया। 47 के बाद देश आज़ाद हो गया। लेकिन आज भी जब छात्र क्रांति करने आता है तो सरकारें कहती हैं ये केट डाल दो, उसको बंद कर दो, गुंडा बना दो। तो यूनिवर्सिटी का यही हाल है, कैंपसेस का यही हाल है। खुद तो वो छात्र संघ से निकले, मंत्री बन गए, विधायक बन गए और बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए, मगर अब नहीं चाहते हैं कि भाई कोई आए, कोई भी मध्यम परिवार का लड़का। अब वो राजनीति में बहुत मुश्किल है भैया सर्वाइवल करना, मगर कोशिश जारी है, क्योंकि भाई ये तो जिंदगी की लड़ाई है, लोग लड़ना जानते हैं। अब मेरे बगल में जो बैठे हैं ये भैया कहाँ से हो तुम? मैं देवरिया से हूँ। हाँ, तो देवरिया से हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के हैं। इनको पद दिया गया है इसलिए नहीं कि इनको राजनीति करनी है, इसलिए दिया गया है कि हाँ भैया हम कुछ चेंज लाना चाहते हैं, ये चीज़ गलत हो रही है। तो अब इन्हीं से पूछते हैं कि ये बताइए, आपने कांग्रेस मतलब एनएसयूआई क्यों चुना? एबीवीपी चुन लेते, आईएसएफ चुन लेते, एसएफ चुन लेते, समाजवादी छात्र सभा चुन लेते, समाजवादी छात्र सभा चुन रखा, वो टिकट भी मिल जाए, पूजा शुक्ला को मिल गया। तो मतलब एनएसयूआई क्यों चुना? भैया, जो कांग्रेस की विचारधारा है वो सबको एक साथ लेके चलने की है। वो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, जाति निरपेक्ष पार्टी है। बाकी आप जितनी पार्टियां देखेंगे वो सब जाति के ऊपर बेस्ड है, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं है। इसलिए हमने कांग्रेस चुना, एनएसयूआई चुना। और जो कि एक यूथ का मुद्दा है, जैसे लगातार राहुल गांधी जी यूथ का मुद्दा उठा रहे हैं, गरीब किसान नौजवान का मुद्दा उठा रहे हैं, जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, जो रिस्पांस मिल रहा है लोगों का, उसमें आपको कोई पूंजीपति नहीं दिखेंगे, अडानी अंबानी नहीं दिखेंगे, मोदी के दोस्त नहीं दिखेंगे उसमें आपको गरीब किसान जो परेशान है, जो बरगलाया हुआ है, जो सरकार की नीतियों से दबा हुआ है, वो उसमें जुड़ रहा है। इसलिए मैं भी कांग्रेस से जुड़ा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कांग्रेस एक चेंज लाना चाहती है। 60 साल
ये लोग कहते हैं कि राजनीति किया है कांग्रेस ने, इन्होंने एक राजशाही झेली है या फिर दिखाया है लोगों को। मुझे एक चीज़ बताना है कि कांग्रेस ने जो कर दिया वो कोई नहीं कर पाएगा। जिसकी दादी शहीद हो गई, जिसके पिता शहीद हो गए इस देश के लिए, उसको आप परिवारवाद कहते हैं? जिसने देश में कंप्यूटर क्रांति लाई, जिसको एक देश को स्ट्रक्चर और शेप देने का काम किया, आप उसी को आज गलत बता रहे हैं। उनको आप आज कहते हैं कि वो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। कैसे? जिसने पाकिस्तान के 2 भाग कर दिए, जिस इंदिरा गांधी ने, आज उनके शहीद होने के बाद भी आप उनको 50 चीज़ें सुनाते हैं। तो ये चीज़ें गलत है। मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को रुक जाना चाहिए और एक पॉजिटिव वे में राजनीति होनी चाहिए, जो कि राहुल गांधी जी कर रहे हैं, और उसके लिए हम उनके साथ खड़े हैं। अच्छा, ये बताओ कि मतलब कितना आसान है और कितना कठिन है एक मिडिल क्लास आदमी के लड़के को या एक मिडिल क्लास आदमी की लड़की या युवा को बोले राजनीति में आना, फिर उसके बाद थोड़े साल वाल घिसना, फिर उसके बाद टिकट मिलना, फिर उसके बाद मिले ना मिले, मतलब, और वो लेवल ऑफ डेडिकेशन और वो टेम्परामेंट और वो कॉन्फिडेंस, मतलब कितना मुश्किल है कि उसको बरकरार रखें कि भैया अब जो भी होगा देखा जाएगा, अब इसी विचारधारा में है, ऐसे ही जाएंगे, टिकट मिले चाहे ना मिले कोई मतलब नहीं है, बस अब चलते रहो। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना भी नहीं, क्योंकि आज तो आपके पास कुछ है ही नहीं। ना आपके पास आगे रोजगार है यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद, ना आपके पास चीज़ें हैं करने को। दूसरी चीज़ आपने जो कही कि एक मिडिल क्लास फैमिली, एक्चुअली जो मैटर होता है, जो जमीन से उठ के पहुंचता है ना, उस चीज़ की अहमियत जानता है। हर आदमी नहीं जान पाता है। जो नेता यूनिवर्सिटीज से, कॉलेज से निकल के आज उस मुकाम पे पहुंचे, वो अब नहीं चाहते हैं कि वहीं से कोई और आए उनकी सत्ता को उखाड़ फेंके। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि वो आगे अपने लड़कों को प्रमोट करना चाहते हैं। अगर हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो उनको मालूम है मैं लाख अपने लड़के को पढ़ा लूँ, विदेश में पढ़ा लूँ, जहाँ पढ़ा लूँ, लेकिन जो एक छात्र नेता की जो चीज़ होती है वो अपने लड़कों में नहीं ला पाएंगे, क्योंकि उसको जमीन की चीज़ें मालूम होती है कि लोग कहाँ से त्रस्त हैं, उसको कहाँ सही करना है, कहाँ शेप देना है। इसलिए वो नहीं चाहते कि हम वहाँ एंटर करें। दूसरी चीज़ है कि यूनिवर्सिटी में अगर जो आप आते हैं किसी विश्वविद्यालय में, स्कूल तक तो आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, शट अप, मे आई कम इन, मे आई गो टू टॉयलेट, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। लेकिन एक यूनिवर्सिटी आपको एक्सपोजर देता है। यूनिवर्सिटी में आप किसी भी चीज़ में पाबंदी में नहीं रहते हैं। अगर जो आपके माँ बाप यूनिवर्सिटी सिर्फ आपको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं तो ये गलत है। ये माँ बाप को भी स्वीकार करना चाहिए कि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है मेरा लड़का तो देश में कुछ चेंज लाने के लिए पढ़ा रहे हैं, इस देश को आगे भविष्य में एक दिशा देने का काम कर रहा है मेरा लड़का, या उसको होना चाहिए उसमें। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। यूनिवर्सिटी में लड़के चीज़ों कई सारी चीज़ों से त्रस्त हो जाते हैं। रिजल्ट के मामलों में, इनफैक्ट कई जगहों पे पीने का पानी तक नहीं है सही से, वाटर कूलर नहीं काम करते। इनकी आवाज़ कौन उठाता है? छात्र संघ को इसीलिए बंद कर दिया गया है कि ना छात्र पढ़ेंगे, ना आगे बढ़ेंगे, ना उनका चुनाव होगा, ना यहाँ कोई उनकी सत्ता को उखाड़ देगा। अगर जो पढ़ लिख जाएंगे तो क्वेश्चन करेंगे, और उस क्वेश्चन को ये कैसे डिफेंड करेंगे इनको नहीं मालूम है। इसलिए वो चाहते हैं उस क्वेश्चन करने वाली प्लेस को खत्म कर दो। इसलिए शिक्षा को एक व्यापार बनाना दिए हैं पूरी तरीके से। धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर के कोर्सेज प्राइवेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको पूंजीपतियों के लड़के पढ़ाने हैं। इनको जो क्वेश्चन पूछ ले, जो गरीब किसान का बेटा वो क्वेश्चन पूछेगा, पूंजीपतियों के बच्चे नहीं पूछेंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि उनको दबा दो सीधे तरीके से कि ये ऊपर उठ ही ना पाए। देखिए, फिनलैंड की मैं एक बात बता देता हूँ, शिक्षा के लिए इन्होंने बोला तो फिनलैंड में भैया एजुकेशन ना फ्री है। उनका सबसे बेस्ट एजुकेशन मॉडल है पूरे वर्ल्ड में। फिनलैंड के लोग आपको बड़ी बड़ी जगह मिलेंगे जहां आप सोच भी नहीं सकते कि वो वहां जा सकते हैं। वहां पे एजुकेशन एकदम फ्री है। 16 साल तक तो भैया वो कहते हैं अपनी क्रिएटिव माइंड से चलो, कोई एग्ज़ाम नहीं लेते हैं, और उसके बाद बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट होता है वो वही करता है। तो एजुकेशन को बोला जाता है कि बैकबोन ऑफ द कंट्री है। तो फिनलैंड से भारत को भाई सीखना चाहिए कि मतलब वहाँ कैसी एजुकेशन है, मगर सरकारें नहीं, क्वेश्चन नहीं करना है, जी हुजूर बोलो, जिंदाबाद बोलो, मगर मुर्दाबाद जैसे ही बोल दिया तो पुलिस की 112 नंबर की गाड़ी आएगी, वो उठा के ले जाएगी। खैर, ये तो बात हो गई एजुकेशन सिस्टम की। अब इनसे पूछते हैं भारत जोड़ो के बारे में। कल से बड़ा हाईलाइट में है चाचा। क्यों है? क्योंकि जो है लिख दिया है हेल्थ मिनिस्टर ने, अब बंगाल में हम चुनाव लड़ेंगे तो रैली नहीं रोका जाएगा, लेकिन अगर कोई और अपोजिशन का नेता जाएगा तो कोविड बाबा को हम याद कर लेंगे। कोविड बाबा को याद कर लिया गया है। अब राजनीतिकरण भी बहुत तेजी से चल रहा है, एकदम गजब ही चल रहा है। अब क्या पता है कैसे चल रहा है। ये तो युवा इन्हीं से पूछते हैं कि भारत जोड़ो पे इनके क्या विचार है, और क्या भारत जुड़ा, ये भी तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और राहुल गांधी जी ने बोला डर के बारे में, देयर शुड बी नो सेंस ऑफ फियर, मतलब डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इनसे भी पूछते हैं कि भैया बात पे अमल करते हो कि नहीं,
और भैया आप जरा फोन चलाना बंद कर दे। दोनों से पूछेंगे कि जो है ये डर को कैसे देखते हैं, भारत जोड़ो को कैसे देखते हैं, और जो कल एक पॉलिटिकल मूव हुआ उसको कैसे देखते हैं। विशाल बताओ। जी देखिए, जो भारत जोड़ो यात्रा है, पहले तो हमें इसका संदर्भ समझना होगा, और संदर्भ समझने के लिए हमें इसका कुछ इतिहास समझना होगा। जिस तरीके से इतिहास में तमाम चीज़ जो भारत को निर्माण करने में लगी है, लेबर, किसान, छात्र, इन सब चीज़ों को मिला के एक भारत का जो निर्माण हुआ है, एक खूबसूरती का जो निर्माण हुआ है, उसी चीज़ को कहीं ना कहीं आज हमारे नेता राहुल गांधी लेकर चल रहे हैं। और इसको लेकर चलने का संदर्भ ये है क्योंकि जो ये मौजूदा सरकार है भाजपा की, हमें ये समझना होगा कि इस सरकार में ऐसी यात्रा की आवश्यकता की ज़रूरत, इस यात्रा की आवश्यकता क्यों है। जैसा कि सरकार में धर्म, जातिवाद, किसान, लेबर, जिस तरीके से इनकी बात नहीं की जा रही है, इनको हटाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये भारत की पूंजी है, इस पूंजी को बचाने का काम ये यात्रा कर रही है। अब देखिए, उसमें मूलभूत मुद्दे यही हैं, शिक्षा बचाओ, रोजगार लाओ, पेंशन लाओ। अब बताइए, जो हमारे आर्मी में, जो हमारे सेना में लोग हैं, इतने इतने साल काम करके आ रहे हैं, आप उनकी पेंशन बहाल नहीं कर रहे हैं, आप उनका पेंशन खत्म कर रहे हैं। वो वहाँ जान की कुर्बानी दे रहे हैं, आप उनको एक लाइफ सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। किसान पे आप बिल ले आ रहे हैं, किसान का आप लोन नहीं, कर्जा नहीं माफ कर पा रहे हैं। ऊपर से किसान अगर कर्जा ले भी रहा है तो उस पर इंटरेस्ट रेट बहुत लाद दे रहे हैं। नफरत धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, शिक्षा खत्म कर रहे हैं, फीस स्ट्रक्चर हाइक हो रहा है, सेल्फ फाइनेंस कोर्स आ रहे हैं, छात्र संघ बहाल नहीं हो रहा है, कैंपस में बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के प्रोग्राम कराए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एजुकेशन का जो ढांचा है वो एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने पूरा बिगाड़ दिया है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर समझते हैं तो आप इसका अगर पहले से दूसरे पेज का ड्राफ्ट पढ़ेंगे तो इसमें 60 से 65 बार जो शब्द यूज हुआ है वो डिजिटलाइजेशन। तो जिस तरीके से इस शब्द का प्रयोग किया गया है, साफ दर्शाता है इनकी मानसिकता को कि एजुकेशन को प्राइवेट मॉडल पे ले आना चाहते हैं, क्योंकि प्राइवेट मॉडल पे गरीब तबके का छात्र, सवाल पूछने वाला छात्र नहीं पढ़ेगा, वो अडानी अंबानी का छात्र पढ़ेगा। और अडानी अंबानी के छात्रों को सवाल की आवश्यकता और ज़रूरत का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो जब कदम रखते हैं तो मखमल के चप्पल पहनते हैं, मखमल के सोफा पे सोना है, और यहाँ गरीब छात्र तो फुटपाथ पे भी रात को सोता है और पढ़ता है, कल के उज्जवल भविष्य का और अपने निर्माण करता है भविष्य का। तो इस तरीके से जो एजुकेशन को ख़त्म किया जा रहा है, नफरत जो फैलाई जा रही है, उसी के संदर्भ में ये भारत जोड़ो यात्रा लेकर हमारे नेता राहुल गांधी चले हैं। और ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है और सबसे एक खूबसूरत यात्रा है, जिससे आप देखिए कि इसमें कोई बड़ा लोग, कोई जात पात, कोई अमीर गरीब नहीं देख रहे हैं। सब एक खूबसूरती के साथ हमारे नेता के साथ कदम से कदम मिलाकर 3000 से ऊपर की यात्रा तय कर 3000 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा तय कर रहे हैं। ये एक संविधान बचाने की यात्रा है। जिस तरीके से संविधान को खत्म किया जा रहा है, भारत के तिरंगे को भगवाकरण करने की जो कोशिश की जा रही है, जो भगवाकरण से बचाने की ये यात्रा है। राहुल गांधी तीनों रंग को एक साथ लेके चलने की ये यात्रा है भाई। उसमें केसरी भी रहेगा, सफेद भी रहेगा, हरा भी रहेगा। उसको बचाने की ये यात्रा है, उसको साथ मिला कर लेके आगे बढ़ने की ये यात्रा है। छात्रों पे जो जुल्म हो रहा है, आप खुद जर्नलिस्ट हैं, आप पे जो जुल्म किया जा रहा है, अगर आज आप सवाल हो सकता है कि आज आप ये यहाँ बाइट ले रहे हैं, कल को आप जेल में हो, कुछ नहीं कहा जा सकता है कब ऊपा NSA लगा दिया जाए, कब इसका दुरुपयोग किया जाए। इसका उपयोग तो ये लोग कर नहीं पा रहे, जिन पे करना चाहिए बड़े दुरुपयोग जरूर कर रहे हैं। बताइए, उमर खालिद 1 साल से जेल में बंद है, और तमाम जामिया के बड़े लीडर्स, JNU के बड़े लीडर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय के बड़े लीडर्स, इनफैक्ट हमारे विश्वविद्यालय के बड़े लीडर्स, अनिल मास्टर भैया पिछले 1 साल से बंद हैं।
बस उन्होंने क्या किया था, सवाल पूछने के नाम पे योगी जी का 7 फुट का एक पुतला फूका था, तो पिछले 1 साल से उनको बंद किया गया है, अभी तक उनका जमानत नहीं हो पा रहा है। हाई कोर्ट उनका हमेशा खारिज कर दे रहा है कि जमानत अभी बाद में करेंगे, और ये कह के भगा रहे हैं वहाँ के जज कि ऐसे दंगाइयों को हम बाद में देखेंगे। तो इस तरीके की जो मानसिकता है जो सरकार ने भर दी है आम लोगों में, आम जनमानस में, कहीं ना कहीं भारत के निर्माण को भी खराब कर रही है, इसके लोकतंत्र को भी खराब कर रही है, इसकी खूबसूरती को भी खराब कर रही है। इस खूबसूरती को आज बचाने की जरूरत है, और कांग्रेस को अच्छे तौर पे, आम जनमानस के तौर पे, और राहुल गांधी को आम जनमानस के तौर पे समझने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग देश बचाने निकले हैं। ये लोग देश के निर्माण में इनके योगदान को हमें समझना होगा। आज बताइए, भेल सेल जितने बड़े बड़े PSUs थे, जो जिनको द स्टेट्समैन के नाम से जाना जाता है, पंडित नेहरू, आज उनके बारे में बताइए, जो जेल में बैठे बैठे डिस्कवरी ऑफ 1932 में 9 साल डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख दिए, भारत एक खोज जेल में बैठ के उनकी ये कल्पना करते हैं, उन पे ये लांछन लगाते हैं। और मैं इनको कहूँ एक किताब का एक पन्ना लिख दे तो ये वो नहीं कर पाएंगे। 10 IAS से तो अपनी किताब लिखवाते हैं। तो हमको हमारे इतिहास को समझने की जरूरत है। जो हमारा इतिहास है वो बहुत गौरवशाली रहा है, और जो इतिहास में हमारी गलती हुई है उसको दोबारा ना दोहराया जाए, उस पर आज हमें काम करना है। हमें गलत ज्ञान नहीं बांटना है, हमें नफरत नहीं बांटना है, हमें प्यार बांटना है, हमें लोकतंत्र बचाना है, हमें संविधान बचाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब है तभी आज हम हैं और आप हैं, आज वो हैं ये हैं। अगर ये नहीं रहेगा, ना हमारे आपके होने का मतलब रहेगा, ना इस भारत का निर्माण का मतलब रहेगा, और ना ही इस लोकतंत्र की खूबसूरती का कोई मतलब रहेगा। तो भाई डर के बारे में पूछ ही लेते हैं। डर के बारे में, देयर शुड बी नो सेंस ऑफ फियर, ये एक लाइन थी जो राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर अब तक हरियाणा पहुंच चुके बहुत बार दोहराई है। हर जनसभा में उन्होंने इसको संबोधित किया है। तो इन्हीं लोग से जानते हैं, युवा वर्ग के हैं, नेता हैं, देखो क्या पता कल को कहीं विधानसभा पहुंच जाए तो हमें क्या, अरे भैया पहचाना, हमने बाइट ली थी। तो इन्हीं से पूछते हैं कि डर क्या है और फियर को कैसे हटाना है। मतलब इनके नेता बोल रहे हैं कि भैया फियर वियर कुछ नहीं है, हम मोहब्बत करने आए। तो इन्हीं से जानते हैं कौन सी मोहब्बत करने आए, बताइए क्या है। आपने एक बात का डर, इनके पास इतनी सेना, पैसा, कैपिटलिस्ट होने के बाद से भी ये डरते हैं। ये डरते इस बात से हैं कि ये जिनको डरा रहे हैं वो एक दिन डरना ना बंद कर दें, इसलिए सरकार डरती है। जिस हिसाब से इसने तानाशाही रवैया अपना रखा है, जिस हिसाब से ये सिस्टम्स में अपने लोगों को बैठा रखी है, UPSC से लेके जस्टिस वगैरह पे हर चीज पे कंट्रोल करना चाहती है, CBI, ED। आप डर की जो बात कर रहे हैं, ये ऑपोजिशन के लीडरों को डराना चाहते हैं कि हम ED से करवा देंगे, वो करवा देंगे, जेल में डाल देंगे। हमारे लीडर ने साफ तौर पे कह दिया डरो मत। डरो मत कहने के पीछे बहुत सारी वजहें हैं। ये सरकार चाहती है कि हम डर से हर चीज कंट्रोल कर लेंगे। अगर जो आप आज यूनिवर्सिटी में अपने लिए आवाज उठा रहे हैं तो आपको पुलिस से डरा दिया जाता है, FIR से डरा दिया जाता है, क्योंकि आप एक सामान्य फैमिली से जाते हैं। आप कहीं अपने काम में लगे हुए हैं, आपने कुछ सरकार के एक क्वेश्चन कर दिया उसकी नीतियों के बारे में, तो आपको वहां डराया जाता है। जैसा कि आपने देखा किसान का एक मुद्दा बहुत बड़ा इस देश में चला, 1.5 साल तक किसान बैठे रहे, उनको बहुत डराने धमकाने की कोशिश करी गई, लेकिन वो नहीं डरे। इस डर से ओवरकम किया किसानों ने और अपनी बात मनवाई। ठीक वैसे ही राहुल जी चाहते हैं कि ये देश डरना बंद कर दे, क्योंकि हमने तुम्हें उस सत्ता पे बैठाया जहां से तुम हमें डरा रहे हो। अगर जो हम चाहेंगे तो उस सत्ता से अगर जो हमारा डर खत्म कर देंगे, आपको उखाड़ के फेंक सकते हैं। जिस हिसाब से आप अगर जो किसी के लिए रूल बना रहे हो तो आप उनसे तो डिस्कशन करो। आपने किसानों के लिए रातों रात रूल बना दिया और आप ले आके, आप अपने सांसदों से आप ले आके एक ही बार बहुमत में पारित करवा लेते हो। आप उनमें जानिए तो उसमें से कितने किसान फैमिली के हैं, कितने लोग हैं जो किसान वर्ग से जुड़े हुए हैं। आप किसानों से तो राय लीजिए, उनके लिए आप कानून बना रहे हो, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। वो चाहते हैं एकदम, वो एक कैपिटलिस्ट एक बना के वो लोगों को डराना चाहते हैं कि हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी ला सकते हैं, तुम्हारे लिए कानून ला सकते हैं। आपको एक खौफनाक मंजर में पूरा एक डालने की प्लानिंग की जा रही है। बहुत सारे स्टूडेंट लीडर अलग अलग देश के जेलों में बंद हैं। आप एक्टिविस्ट स्टैन स्वामी जानते होंगे नाम, वो एक बहुत बढ़िया एक्टिविस्ट थे, उनको जेल में रखा गया, जेल में उनके बाद से उसको मार दिया गया। जब तक अंदर का डर नहीं खत्म होगा ना, तब तक आप इस सरकार को नहीं हरा सकते हैं। तो सबसे बड़ा काम है इसका डर भगाना लोगों के दिल से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ 2 युवा साथी जिन्होंने अपनी बात रखी। NSUI से हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय से हैं, और ये भी अपना भविष्य राजनीति में आगे देखना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सर्विस टू द नेशन देना चाहते हैं।
और सर्विस टू द नेशन यूपीएससी वाले भी देते हैं। तो कल उनको, आप जानते हैं दिल्ली में क्या हुआ, हमें बताने की जरूरत नहीं है। इन्होंने डर के बारे में बोला कि भैया डर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर डर गया तो मर गया। तो स्प्राइट नहीं पीना है, कहने का मतलब है कि समझ लो डरना नहीं है बिल्कुल भी, एकदम अपनी बात रखनी है। और पॉलिसी मेकिंग के बारे में बोला, तो कॉर्पोरेट में हम बताते क्या होता है, कॉर्पोरेट में पॉलिसी जब भी बनती है पूछा पाछा नहीं जाता है, कौन आईएम से पकड़ लाएंगे, कहेंगे बना दो, हमारा प्रॉफिट इतना आना चाहिए बस। तो ऐसा ही पॉलिसी, इनका कहने का मतलब सरकार भी अब ऐसे ही पॉलिसी बना रही है। अब सरकार भी क्या ही करें, मतलब अब तो वो आ गए हैं तो सरकार में है। सत्ता बहुत बुरी चीज़ है, नशा भी बहुत बुरी चीज़ है, मगर भारत का इतिहास और पूरे विश्व का इतिहास ऐसा रहा है कि जब जब ज़्यादा सितम हुआ है तब तब चेंज आ गया। गांधी जी की पीछे प्रतिमा है, गांधी जी ने बोला था बी द चेंज इन द वर्ल्ड यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, मतलब जो बदलाव चाहते हो खुद ही बन जाओ, सबसे बढ़िया। एक झापड़ ने उनकी किस्मत बदल दी, और राहुल गांधी को भी पप्पू बुलाते थे, और अब देख लो भाई, अब लोग डर रहे हैं कि नहीं भैया चुनाव में कुछ खेला हो सकता है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। खैर अब युवा साथियों ने तो बोल दी अपनी बात, अब देखते हैं कि आगे कैसे क्या भारत जोड़ो यात्रा चलती है। खैर मिलते किसी और विषय चर्चा टॉपिक पे, तब तक के लिए देखते रहिए बीसीसी न्यूज़, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलो प्रणाम।